हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेस्टिनेशन आईएएस एकेडमी। आज जैसे कि आप जानते हो इंडिया में इलेक्शंस का माहौल चल रहा है, तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और नॉलेजेबल बात को डिस्कस करेंगे कि ये हमारा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, एमसीसी जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, उसके क्या प्रोविजंस हैं, उन सब चीजों को हम देखेंगे। तो एमसीसी क्या है? इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस एग्रीड अपॉन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज टू रेगुलेट देयर कंडक्ट ड्यूरिंग द इलेक्शंस। ये क्या है? एक गाइडलाइंस है, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, नियम है जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में आके सहमति जताई है। और ये कब टाइम लागू होता है? इलेक्शंस के टाइम। और ये क्या करेंगे? देयर कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन। अब कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को, कैसे एमएलएस को कंडक्ट करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए अपनी जनता के प्रति, उस चीज का एक गाइडलाइंस है, जनरल कंडक्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इट इज, एमसीसी क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या है? डॉक्यूमेंट है, कंसेंसस डॉक्यूमेंट, मतलब कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, आपस में सहमति में आई हैं, उन्होंने कंसेंसस डेवलप किया कि हाँ ठीक है, हमें ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे स्लोगन देने चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए, क्या चीजें हमें रैली में बोलनी चाहिए, क्या चीजें नहीं बोलनी चाहिए, स्कीम्स किस लिमिट तक लॉन्च करनी चाहिए, कहाँ हमारी मीटिंग्स होनी चाहिए, कहाँ प्रोसेशंस होती हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, एक डॉक्यूमेंट के तरीके से आई। ठीक है, और उनको कंसेंसली क्या है, एग्रीड अपॉन किया गया, सारी सहमति बनी। ये वॉलंटरी एग्रीड अपॉन है, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर जोर जबरदस्ती की गई है पॉलिटिकल पार्टीज की आप ऐसे बिहेव करो। ये वॉलंटरी एक्सेप्टेड है, वो उनकी नैतिकता को दर्शाता है। तो क्या है हमारा ये? वॉलंटरी एग्रीड अपॉन बाय दी पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये इलेक्शंस के दौरान मॉनिटर करता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसको सुपरविजन कौन करता है? हर चीज को कोई सुपरवाइजर चाहिए होता है ना, कि अब इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, इतने सारे इलेक्शंस होते हैं, बाई इलेक्शंस होते हैं, तो इनको मॉनिटर कौन करता है? हमारा कंडक्ट कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसी तरीके से क्या है, ये क्या करेगा? असिस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंडक्टिंग फ्री और फेयर इलेक्शंस। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे एग्जाम ईसीआई कंडक्ट कराता है हमारे इलेक्शंस, तो ईसीआई को ये क्या है, एक तरीके से एक स्ट्रेंथ देता है, एक मजबूती देता है कि वो रेगुलेट कर पाए और क्या है, हमारे फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराए, कि कहीं कोई बायसनेस ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी संवेदक किसी और रिलीजन को, किसी और धर्म को कुछ आपत्तिजनक बातें ना बोले। तो इस चीज को कौन देखता है? इससे क्या है, हमारे क्या है, डेमोक्रेसी को, हमारी जो संविधान है उसको क्या है, स्ट्रॉन्ग एनहेंस मिलता है, उसको और कैपेबिलिटी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। किस वजह से? इस एमसीसी के थ्रू। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, बेटर फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवा पाता है। फिर एनफोर्समेंट पीरियड, ये इलेक्शन पीरियड कब से शुरू होता है? जैसे ही डेट्स अनाउंस होते हैं कि इलेक्शंस कब होंगे, कितने फेजेस में होंगे, कहां पे होंगे, तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये अनाउंस करता है, तब से क्या है, हमारा एमसीसी लागू होना शुरू हो जाता है। और कब तक लागू होता है ये हमारा? जब तक कि रिजल्ट नहीं आता। तो जैसे जब जनरल इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे, तब क्या है, हमारा एमसीसी क्या है, खत्म हो जाएगा। अब क्या है एनफोर्सबिलिटी, अभी हम देखेंगे स्टैट्यूटरी बैकिंग। सबसे बड़ी बात जो हमारी एमसीसी की है, ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, इसी को कोई नियम कानून बिल के द्वारा तो पारित किया नहीं गया था। तो अब इसमें क्या है, इट लैक्स स्टैट्यूटरी बैकिंग, इसकी कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, इसमें कोई लॉ नहीं है जो इसको गाइडलाइन कर रही है। तो इससे सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका जो सामने आता है वो ये है। साथ ही साथ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, ठीक है, प्रोविजंस कैन बी एनफोर्स्ड थ्रू स्टैट्यूट्स। अब इसके क्या है, जो डॉक्यूमेंट आती है वो क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, रूल्स के थ्रू निर्धारित कर देता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर सकती, वो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा नहीं कर सकती, पॉलिटिकल पार्टीज को कहाँ प्रोसेशन करना है। आप अभी यहाँ पे किसी रिलीजन का अगर प्रोसेशन हो रहा है, किसी और रिलीजन की रैली हो रही है, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी दोनों पार्टीज आपस में कुछ अनसर्टेन इवेंट हो जाते हैं, तो उस चीज को रोकने के लिए क्या है, स्टैट्यूट्स जारी किए जाते हैं, ताकि इस चीज को रेगुलेट किया जा सके, सारी प्रोसेसिंग को, सारे इलेक्शन कैंपेन को स्मूथली कंडक्ट किया जाता है, सारे इलेक्शन स्मूथली, फ्री एंड फेयरली हो पाए। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि इवोल्यूशन की एमसीसी कैसे आया हमारे इंडिया में। इस चीज की बात शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले केरला में इसकी बात की गई थी, वो हुई थी 1960 में। तो जब भी आप कहोगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कॉन्सेप्ट कहां से आया था, इलेक्शन जब केरला में हो रहे थे तब इसकी बात आई थी 1965। बट फॉर्मली इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कब इवॉल्व किया? 1974 में फॉर्मल रिलीज आया था, इसने किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में फॉर्मल डॉक्यूमेंट रिलीज किया कि ऐसे गाइडलाइंस है जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, दैट इज कंडक्टिंग इन इंडिया इलेक्शंस जो हो रहे हैं, उनको ये नियम कानून, ये गाइडलाइंस क्या है, माननी पड़ेंगे। अब क्या है, रिविजन्स एंड डेवलपमेंट। अब ऐसा नहीं है कि ये एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट है, एक बार जो डॉक्यूमेंट बन गया उसमें चेंज नहीं होगा। फ्यूचर में जब भी आप देखोगे, जैसे कि हमारा इंडिया बदल रहा है, काफी सालों में, 5-10 सालों में या 20 सालों में बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस आए, टेक्नोलॉजिकली चेंजेस आए हैं, डिजिटली बहुत सारे चेंजेस आए हैं, इन लोगों का व्यू पॉइंट चेंज हुआ है, कैंपेन करने का तरीका चेंज हुआ है। तो उसी तौर पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, हमेशा क्या है, डायनामिक है, ये चेंज होता रहता है, इसके एडिशंस होते रहते हैं, प्रोविजंस में क्या है, एडिशंस होते रहते हैं।
फिर क्या है की प्रोविजंस, हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज जनरल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। अब ये क्या कहते हैं कैसे इलेक्शंस कंडक्ट किएंगे, क्या प्रोहिबिट करता है वो, देखो प्रोहिबिट एक्टिविटीज क्रिएटिंग टेंशंस बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज। अगर इन सब चीजों पे बेस्ड अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ बोलती है, आप ऐसे सेंटिमेंट्स नहीं देख सकते जो किसी के कास्ट को हिंडर करे, किसी कास्ट को ऊपर या नीचे दिखाए, किसी रिलीजन को ठेस पहुंचाए या किसी की संवेदनाओं को ठोस पहुंचाए। तो रिलीजन या लैंग्वेज, भाषा के माध्यम पे आपकी ऐसी एक्टिविटीज नहीं करोगे। ऐसा नहीं करोगे आप एक रिलीजन को कुछ तरफा दे रहे हो, बेनिफिट दे रहे हो और दूसरे रिलीजन को नहीं दे रहे हो। सब कोई क्या है कॉन्स्टिट्यूशनली इक्वल है इंडिया में। तो ये चीज क्या है एमसीसी क्या है प्रोहिबिट करता है ऐसी एक्टिविटीज को। जहां भी ऐसी एक्टिविटीज हो रही है वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन लेता है। ठीक है, फिर रूल्स फॉर पब्लिक मीटिंग्स, पहला क्या हमने देखिए जनरल कंडक्ट क्या होना चाहिए, फिर रूल्स ऑफ पब्लिक मीटिंग, स्पेसिफिकेशन फॉर पब्लिक मीटिंग्स, प्रोसेशंस एंड पोलिंग डे कंडक्ट, कि अब जब हमारे इलेक्शंस का दौर चल रहा है तो उसमें कहाँ पे क्या रैलियां होंगी, कब किस पार्टी की रैली होगी, कहाँ पे कौन सा ऑफिशियल कहाँ पे कैसा तैनात है, पोलिंग डे के दिन क्या हमारे रूल्स और गाइडेंस जो है, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जो एमएलए जो इलेक्टेड हैं और जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उनको क्या कंडक्ट होगा पोलिंग डे के अलावा, ताकि क्या है वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। होता है ना बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है कभी कभार, पोल्स पे पोल बूथ कैप्चरिंग वगैरह ये सब चीजें भी होती हैं, इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। तो इस चीज को देखते हुए काफी चीजें ध्यान में हमें देखनी पड़ती है कि उस दिन वहां पे जो मीटिंग हो रही है, जो इलेक्शन डे हो रहा है, तो वहां पे सारा मैकेनिज्म क्या है इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छे तरीके से तैनाती से देखता रहता है कि सारे प्रोसेस जो हमारे अच्छे से हो रहे हैं, कोई किसी चीज को कोई भी इन एक्टिविटीज नहीं हो रही है, जैसे आप कह सकते हो वॉलेंट एक्टिविटीज नहीं हो रही है, वहां पे सारे लोगों स्मूथली इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं, सारे प्रोसेस इक्वली हो रहे हैं। फिर हम क्या है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रूलिंग पार्टी, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्टोरल। अब ये क्या है जो पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी गवर्नमेंट में है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट रूल करे, अभी जब जनरल इलेक्शंस होंगे उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद कोई दूसरी पार्टी बनेगी आज वही बनेगी तो देखने की बात है। बट जब तक कोई गवर्नमेंट में है उसके ऊपर ज्यादा अपर हैंड होता है कि नहीं, तो इसमें ये प्रोहिबिट करता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, वो पर्सनल गेन के लिए ये पॉलिटिकल मशीनरी को यूज नहीं करेगी। मान लीजिए गवर्नमेंट की अपनी कार्स हैं, सर्विसेज हैं या लोग हैं वहां पे जो वर्क करते हैं गवर्नमेंट से, उनका इस्तेमाल आप अपने पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं करोगे, पॉलिटिकल कैंपेन के लिए उस कार टूल्स बाइक का यूज नहीं करोगे, वो आपके अपने पॉलिटिकल फंड से आने चाहिए खर्चे। ठीक है, तो ये चीज बात क्या है उन्होंने क्या रिस्ट्रिक्ट द प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर पॉलिटिकल गेन। तो ये क्या है बेसिक क्या है प्रोविजंस हैं एमसीसी के। अब क्या है इश्यूज क्या है, जो सबसे पहले हमने देखा था एनफोर्समेंट चैलेंज आ जाता है। ठीक है, इट लैक्स क्योंकि है स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है कोई इलेक्शन कमीशन, इसकी वजह से क्या है इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं किया जाता है, सिर्फ दिशा निर्देश देके उसको वार्निंग देके ही एक दो मीटिंग समन किया जाता है, फिर उसको बस यही बोला जाता है। फिर क्या है इसके ऊपर लीगली बैकिंग या बहुत ज्यादा फाइन नहीं है, बहुत ज्यादा आप न्यूज में नहीं देखोगे इन्होंने एमसीसी का उल्लंघन किया है तो इनको ये पनिशमेंट दी, ये फाइन लगा, ऐसा कुछ नहीं होता इस, क्योंकि क्या है इसमें कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। ठीक है, दूसरा चैलेंज क्या है एम्बिग्यूटी इन प्रोविजंस, बहुत सारे नियम हैं ऐसे प्रोविजंस जो हैं जो क्लियर नहीं, ना ही पॉलिटिकल पार्टीज को क्लियर है ना आम जनता को क्लियर है कि पॉलिटिकल पार्टी कब गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है, वो चीज देखने के लिए तो हम इसको थोड़ा क्लियर बनाना पड़ेगा जो हमारे गाइडेंस है, ताकि एमपीज एमएलएस भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते, जनरल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते, वो आम जनता से ही निकल के आते हैं। जैसे आम जनता को लीगल प्रोविजंस नहीं समझ में आती, गाइडलाइंस नहीं समझ में आती, उसी तरीके से ये भी होते हैं। इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाइड और लोगों की समझ में आने लायक बनाना पड़ेगा। तो क्या है हमारे प्रोविजंस को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। अब वे फॉरवर्ड में देखिए स्ट्रेंथनिंग एनफोर्समेंट, जैसे मैंने बताया कि क्लैरिफाइंग प्रोविजंस को क्या है क्लियर करने पड़ेंगे, प्रोविजंस को क्या है और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ताकि स्ट्रिक्टली फॉलो। जैसे हम देखते हैं काफी क्रिमिनल्स जो है रिपोर्ट्स आती हैं एडीआर की जो कहती है कि काफी क्रिमिनल्स अब जो है पॉलिटिक्स में घुसते जा रहे हैं, वो कॉमन फीचर है। हमने ये टॉपिक अपनी सोसाइटी में पॉलिटी में भी देखते हैं, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ का ये देख रहे हैं हम अपने इलेक्शंस में, रोल ऑफ क्रिमिनल्स, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्रिमिनल्स, रिपोर्ट्स आती रहती है कि कितने परसेंट क्रिमिनल्स है, सीरियस चार्जेस, नॉन सीरियस चार्जेस, ये सब चीजें। तो उस चीज को हम उससे क्या हमारे बॉर्डनिंग करना पड़ेगा, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ताकि हम प्रोविजंस को और कंप्लायंस एफिशिएंट बना दें, ताकि जो अभी सिनेरियो चल रहा है उसको डील करने के लिए उस चीज को रोकने के काबिल बनाया जाए हमारे एमसीसीज को। फिर हम देखेंगे ब्रॉडनिंग द कवरेज, एड्रेसिंग द इमर्जिंग चैलेंजेस एंड एक्सपेंडिंग द स्कोप। अब क्या है जैसे कि अब चेंज हो रहा है, इंडिया चेंज हो रही है, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, न्यूज़पेपर, पेपर्स और रील्स वगैरह सब बहुत सारे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब चीजों के थ्रू क्या है पॉलिटिकल पार्टी क्या है इन्फ्लुएंस करती है अपने वोटर्स को। तो इस चीज को जो प्रोविजंस हैं उनको करंट अपडेट करना पड़ेगा, उसके एरिया को और एक्सपेंड करना पड़ेगा ताकि वो वाइडर डायमेंशंस, वाइडर एरियाज को क्या है केटर कर पाए। ठीक है,
फिर आप देखेंगे कौन वो फॉरवर्ड क्या होगा, इवैल्यूएटिंग द प्रोपोर्शन, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग द एमसीसी फॉर एनहांस्ड इन्फोर्समेंट। अब इसमें क्या है, आपको इसको लीगली एनफोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, आप देखोगे कि लीगली एनफोर्समेंट ही करोगे तभी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हमारी क्या है, एमसीसी को मिलता है। और एक और चीज क्या है, इंक्रीजिंग दी पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एमसीसी कंप्लायंस। अब एक तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज को भी जानकारी होनी चाहिए, हमारे इंडिया के लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, इंक्रीजिंग द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एमसीसी, तो लोगों को भी पता होगा ना कि वो कंप्लेन कर पाएंगे इस चीज के बारे में कि हाँ यहाँ पे इस इंसान ने ये गलत बोला है, ऐसा गलत है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों चीजें जरूरी है, एक तो एनफोर्समेंट ताकि उसकी इफेक्टिवनेस बढ़े, उसको लीगली कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना पड़ेगा, दूसरा लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ानी पड़ेगी, आम जनता में भी इसके बारे में सहजता संवेदनशीलता बढ़ानी पड़ेगी कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत चीजें लॉन्च हो रही हैं, गलत टाइम पे लॉन्च हो रही है, मिसलीड किया जा रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो उसके बारे में आप रिपोर्ट कर पाओ। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, जनरल इन्फॉर्मेशन था। इलेक्शंस का दौर चल रहा है, होपफुली आपको ये एमसीसी के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा कि क्या है, कैसे वर्क करता है। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।